मुझे कैसे पता रहेगा? पहला था इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स और दूसरा क्या था? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। है ना बच्चे? सो इंटरफियरेंस ऑफ वेव्स क्या होता है? सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो पहले ये मैं रिवाइज करा देता हूँ, बिल्कुल लास्ट का पार्ट। डिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ waves, बेंडिंग ऑफ वेव्स। कहाँ पे बेंड होती है वेव्स? कॉर्नर्स पे, जब कोई ऑब्जेक्ट सामने आ जाता है। सबसे पहले तो हम इंटरफेरेंस पढ़ लेते हैं। When two or more waves cross each other, then at the time of crossing, waves superimpose each other. This phenomena is called, सब लोग नोट करेंगे साथ में, है ना बच्चे? इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं हम लोग? इंटरफियरेंस। हाँ हाँ हाँ, वो जो वायरलेस। Got it? अभी आधा इसको नोट करें पहले। इंटरफियरेंस इज ऑफ टू टाइप्स। यस, अभी बताऊंगा, अभी डायग्राम समझाएंगे। शायद लास्ट क्लास में समझाया था मैंने बोला था ना, जब दो ट्रेन पास करती हैं तो उनकी वेव्स के एम्पलीट्यूड आपस में ऐड हो जाते हैं, काफी ज्यादा साउंड सुनाई। लास्ट क्लास में नहीं आए थे उमेश क्या तुम? है ना, लास्ट क्लास में समझाया हमने कि दो वेव्स जब एक दूसरे को क्रॉस करती हैं उस समय उनके जो एम्पलीट्यूड से एक दूसरे पे क्या हो जाते हैं? सुपर इम्पोज हो जाते हैं। उससे क्या होता है? उनका एम्पलीट्यूड या तो बढ़ जाता है या घट जाता है, डिपेंडिंग अपॉन दी फेज ऑफ द वेव्स, डिपेंडिंग अपॉन दी एंगल्स ऑफ द वेव। Yes, Divansh, if you are a new student, then you will get cover up lectures also. No problem. You will get cover ups. Okay. चलो, टू टाइप्स का होता है इंटरफेरेंस। फर्स्ट वन इज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड सेकेंड वन इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये नेक्स्ट क्लास से तुम्हारे जो है कवर अप्स के टाइमिंग आ जाएंगे। हाँ, थोड़ी देर में वॉइस क्लियर हो जाती है, स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, नो प्रॉब्लम। है ना, जूम ऐप जो है, ऑनलाइन जो क्लासेस होती हैं इसके अंदर वॉइस का प्रॉब्लम थोड़ा बहुत आता है, और जैसे क्लास ऑनगोइंग रहेगी वैसे वैसे तुम्हारा आवाज क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नोट करें ताकि मैं तुमको एक्सप्लेन कर पाऊँ। एक्सप्लेनिंग नेक्स्ट पेज पे होगी, कैसे इंटरफेरेंस काम करता है। सर ये डेफिनेशन का थोड़ा मीनिंग। हाँ, वो मैं नेक्स्ट पेज पे बताने वाला हूँ, पहले लिख लो इसको, उसको वेव्स को दिखा के समझाया। ये फॉर एग्जांपल, चलो मैं यहाँ पे थोड़ा समझाता हूँ जब तक तुम लोग लिख रहे हो। जैसे एक वेव ये है, ठीक है, ये वेव आगे की तरफ जा रही है, इसकी डायरेक्शन ये है।
अब एक सेकेंड वेव जो है वो सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में छोड़ी गई, तो ये वेव्स जब एक दूसरे के पास से गुजरेंगी, एक दूसरे क्रॉस करेंगी, तो इनका सिंपल क्या हो जाएगा, एडिशन, ये दूसरे में ऐड हो जाएंगी और फाइनली जो हमको वेव मिलेगी वो एक लॉन्गर वेव मिलेगी। इसका एम्पलीट्यूड काफी ज्यादा होगा, इसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो इसकी एनर्जी भी बढ़ जाएगी। इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसको क्या बोलते हैं? तो ये आगे पेज पे समझाने वाला हूं मैं। जैसे मैंने तुमको मीनिंग इसका एग्जांपल समझाया, सुपर इम्पोजिशन का मतलब क्या होता है। जैसे जब बच्चे क्लास में शोर करते हैं, लास्ट क्लास में समझाया था, लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज करो। तो मैंने बोला कि एक बच्चा बोलता है तो उसकी आवाज कम आती है, 2 बच्चे बोलते हैं, 3 बच्चे बोलते हैं, 4 बच्चे बोलते हैं, पूरी क्लास अगर सेम स्पीच के साथ सेम लाउडनेस पे ही बोले फिर भी बहुत ज्यादा शोर सुनाई देता है, बिकॉज जो साउंड वेव्स हैं वो सब सुपर इम्पोज होकर के काफी ज्यादा बड़ी वेव प्रोड्यूस करते हैं। बाहर से जो आदमी सुनता है उसको बहुत बड़ा शोर सुनाई देता है, एक नॉइज सुनाई देती है। ये हमें याद रखना चाहिए कि सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स जो है वो कैसे आता है, समझे? नोट इट, जल्दी बताओ, सबने नोट करना है। यस सर। सबको नोट अच्छे से बनाने। सो दो टाइप का होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। व्हेन देयर इज इन फेज सेम, So your voice is not coming. आवाज मेरी नहीं आ रही क्या? हाँ आ रही, अभी आई, अभी। सेम डायरेक्शन, व्हेन देयर इज इन फेज सेम डायरेक्शन एंगल, या इसको मैं समझा दूंगा, इन फेज सुपर imposition of waves then it is called constructive interference। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। एक वेव मान लो हमने हाफ वेव दिखाई, ऐसी वेव एक आ रही है, इसको नाम दिया वेव नंबर ए, ठीक है। उसी टाइम पे एक और वेव जो है वो भी आ रही थी, वेव बी, इसका नाम क्या है, वेव बी, हाफ वेव। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो बताओ इन दोनों वेव्स को क्रॉस करने के टाइम पे एक हमको बहुत बड़ी वेव मिलेगी। क्यों बड़ी वेव मिलेगी? क्योंकि जब ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे जिस पॉइंट पे, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, जिस समय ये दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, क्रॉसिंग के टाइम पे, दैट इज इंटरफियरेंस के टाइम पे, जब ये एक दूसरे को इंटरफियर कर रही हैं, एक दूसरे के सामने आ रही हैं, ये दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड जो हैं, जिसने क्लासेस की उसको पता है एम्पलीट्यूड क्या है, वो क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे और हमें एक लार्ज वेव प्राप्त होगी, एक लार्ज वेव हमें मिलेगी। फिर से समझो, ये दोनों वेव्स जो हैं वो एक ही फेज में हैं, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन पे हैं, प्लस एक्स माइनस एक्स। तो इनकी जो डायरेक्शन है ना, और इनका जो एंगल है वो इन फेज कॉम्बिनेशन हो रहा है। मतलब ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है या नेगेटिव वाई एक्सिस पे है, ये बताता है इनकी फेज क्या है, ठीक है। और फेज के बारे में फिजिक्स के अंदर जाकर के ज्यादा तुमको पढ़ने को मिलेगा, है ना। एंगल से हम फेज बताते हैं, जीरो फेज है, 0 डिग्री, 90 डिग्री, बट यहाँ पे सिंपल एज दैट सिंपल रखते हैं, उसको बहुत आसान रखते हैं। दो वेव्स अगर एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं और अगर सेम वाई एक्सिस डायरेक्शन पे वो मिलेंगी तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को एड अप कर देंगे और काफी बड़ी एक वेव मिलेगी। इसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको? कंस्ट्रक्टिव
इंटरफियरेंस, इंटरफियर कर रहे हैं एक दूसरे में। इंटरफियर करने का मतलब एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, और क्रॉस करने के टाइम पे एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया। सो अगर एम्पलीट्यूड क्रॉस करने के टाइम पे इंक्रीज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उस समय इन फेज कॉम्बिनेशन होता है। इन फेज जो है सुपरपोजिशन होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे में एड अप हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं, दोनों वेव्स एक दूसरे में ऐड हो जाती हैं। A1 प्लस A2 बराबर A प्लस, जो ये वाली जो हमारे पास वेव आएगी, इसका एम्पलीट्यूड दोनों का एडिशन होगा। ये दोनों वेव्स y एक्सिस के ऊपर थी, इसलिए इनमें दोनों में क्या हुआ, एडिशन। हमने ऐसे लिखना होता है वेव को, ये ऊपर वाले को हम प्लस साइन से दिखाते हैं, नीचे वाले को माइनस साइन से। ये प्लस माइनस उसका केवल साइन है, ये दिखाता है कि ये जो वेव है इसका जो फेज है वो पॉजिटिव फेज है, ऊपर की तरफ है, और ये नेगेटिव है। ये प्लस y एक्सिस पे है, ये नेगेटिव y एक्सिस पे है। तो प्लस वाला जो है अगर दूसरे प्लस वाले से डायरेक्टली एक टाइम पे, सेम टाइम पे क्या हो गया, उससे क्रॉस कर गया, तो दोनों का एडिशन हो जाता है ना। तो ये कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का दूसरा एक एग्जांपल मैं यहाँ छोटा सा दे सकता हूँ। जैसे मान लो ये एक छोटी सी वेव थी, ऐसे जा रही थी, ये इसका नाम है वेव 1। ध्यान से सुनना, ये प्लस ये माइनस, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो हमने मान लिया कितना है, a एम्पलीट्यूड है। दूसरी वेव जो थी इसका एम्पलीट्यूड भी क्या, a, और सेम टाइम पे ये इसके साथ क्या हुई, क्रॉस करी, है ना, एक साथ दोनों को छोड़ा गया। तो इन दोनों के एडिशन से एक नई वेव मिलेगी हमको, जिसका की एम्पलीट्यूड क्या होगा, 2a हो जाएगा। इसका भी a था, इसका भी a था, तो ये जो है a है, ये भी डिस्टेंस कितनी a। तो ये दोनों क्या हो गई, आपस में ऐड हो गई सेम टाइमिंग पे, सेम टाइम पे दोनों वेव्स क्या हो गई, एक दूसरे पे ऐड अप हो गई, एक दूसरे में जोड़ देना है, सम करना है, सम ऑफ एम्पलीट्यूड इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सर एक डाउट था। क्या बोलो। सर दोनों डायरेक्शंस सेम साइड में होनी चाहिए ना? नहीं देखो, ऐसा जरूरी नहीं है। सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, पॉजिटिव y एक्सिस वाला यहाँ पे, क्योंकि जब क्रॉस करेंगी ना तो उनका एडिशन हो जाएगा। ऊपर है कि नहीं, ये देखो, जब जैसे ये इसको क्रॉस करेगी तो जिस समय ये इसके ऊपर रखेंगे इसको, तो ये देखो सेम डायरेक्शन में है, मतलब ऊपर है। अगर ऐसे रखा है तो ये दूसरे को काट देंगे, इसको बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन, मतलब y एक्सिस के अकॉर्डिंगली बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे अगर जो है ऐसे मिली है तो ये हो गया कि 180 डिग्री पे ये एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं, तो 0 आंसर आएगा। अगर यहाँ पे 0 डिग्री पे एक दूसरे को कंबाइन कर रहे हैं तो सबसे बड़ा आंसर आएगा। ऐसा भी तो हो सकता है इतना कॉम्बिनेशन हो थोड़ा सा, तो थोड़ा ही इसमें ऐड होगी, है ना। और अगर जब माइनस कर रहे हैं और थोड़ा सा माइनस हो, मतलब प्रॉपर जो है इंटरफेरेंस ना हो, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। इस तरीके से ये कई इसके टाइप हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सबसे सिंपल टाइप पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें वेव नेचर ज्यादा पढ़ना नहीं है, हमें केवल इतना बताना है कि लाइट में भी ऐसा होता है। क्योंकि इंटरफेरेंस आ गया है तो उसको थोड़ा सा पढ़ना है। एक्चुअली ये टॉपिक पूरा फिजिक्स में आएगा 1 साल के बाद आएगा, जब हम लोग वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे, वेव थ्योरी पढ़ेंगे, स्ट्रिंग थ्योरी पढ़ेंगे, उसके अंदर आता है। बट अभी तुमको इसलिए बताया जा रहा है ताकि इंटरफेरेंस का मतलब क्या है ये समझ में आ जाए। इंटरफेरेंस का मतलब है वेव्स जब एक दूसरे में सेम फेज में, सेम y एक्सिस के डायरेक्शन में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं या एक साथ चलाई जाती हैं, एक साथ जो है छोड़ी जाती हैं, तो उनके बीच क्या हो जाता है, एक कॉम्बिनेशन इंटरफेरेंस। लोग बोलते हैं ना कि इंटरफियर क्यों कर रहे हो, तुम कुछ काम कर रहे हो तो कोई इंटरफियर करता है, वैसा ही इंटरफियर है। इंटरफियर कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है, डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है ना। जैसे तुम पढ़ाई कर रहे हो, है ना, उस समय जो है तुम्हारे पास पढ़ने का कोई पर्टिकुलर एग्जाम है या कुछ है, तो तुमको कोई आकर के तुम्हारा दोस्त पढ़ाई की बात कर रहा है, अगर डिस्कशन कर रहा है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का काम करेगा वो। लेकिन कोई दोस्त पढ़ाई करने के टाइम पे खेलने की बात करे कि गेम्स खेलना है, चलो आउटडोर में प्लेइंग करना है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। वो तुम्हारे जो एक्चुअल काम है उसको डिस्ट्रक्ट कर देगा, उसको जो है कम कर देगा। दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ पे इंटरफेरेंस जो है वो किस लिए बोला जाता है, एम्पलीट्यूड के ऊपर। अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, अगर एम्पलीट्यूड घट रहे हैं दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव कब होगा, जब पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस या नेगेटिव वाई एक्सिस दोनों के एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो ऊपर दोनों हैं या दोनों नीचे हैं, तो इनके बीच क्या होगा, एडिशन होगा।
अगर एक ऊपर है एक नीचे है तो इनके बीच क्या होगा, जब क्रॉस करेंगे तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो ये चीजें तुमको मैं समझाना चाहता था, इसको नोट करो, फिर डिस्ट्रक्टिव पढ़ते हैं। तो ऐसे ही समझना है जैसे मैंने समझाया है, इतना ही याद रखना है सिर्फ अभी के लिए। आगे की जो फिजिक्स है उसके अंदर इस पे बहुत सारी बातें की जाएंगी, क्योंकि हम लोग का ये जो टॉपिक है ये हम लोग लाइक साइड टॉपिक है, केवल लाइट नेचर को प्रूफ करने के लिए इसको पढ़ना जा रहा है। इसकी जो टेक्निकलिटीज है, जो इसके अंदर और डीप जाने की जरूरत है, वो यहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, बिकॉज ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। केमिस्ट्री में सिर्फ हमें इतना पता करना है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे काम करता है, दैट इज ठीक। फिर फिजिक्स के अंदर यंग मॉडुलस है, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट सॉरी है, उसके अंदर ये चीजें पढ़ी जाएंगी। तो जितने लोगों ने ये लिख लिया है तो मैं आगे चलता हूँ, डिस्ट्रक्टिव भी बता देता हूँ मैं। तो आसान समझ के पढ़ना है, ऐसा नहीं पढ़ना है बहुत बड़ी चीज तुमने कुछ पढ़ ली, नहीं, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है साइंस का। देखो जिन बच्चों को एम्पलीट्यूड वगैरह थोड़ा कम आता है उनको पता चलना चाहिए, थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। जो ये मैक्सिमम हाइट या मैक्सिमम जो डेप्थ होती है वेव की, इसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसको बोल लो या इसको बोल लो, तो सिंपल वेव में हम क्या बोलते हैं, दोनों चीजें सेम होंगी। ये इधर वाला जो हाइट है ये भी ए होगी और ये भी क्या होगी, ए। दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है। दैट इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो एम्पलीट्यूड जिसको पता हो गया वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आसानी से समझ सकता है। इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर इज एडिशन, देयर इज इंक्रीमेंट इन एम्पलीट्यूड। इन डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देयर इज डिक्रीमेंट, देयर इज डिक्रीज इन रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। जो रिजल्टेंट वेव होगी, इस वेव को क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेव, फाइनल वेव। ये इनिशियल वेव थी, है ना, वेव 1, वेव 2 और फाइनल बनी हमारी रिजल्टेंट वेव। इस तरीके से साइड में इसको नोट कर सकते हो। ये इस पे कोई भी क्वेश्चन नहीं केमिस्ट्री के अंदर पूछा जाएगा, ये कहीं पे भी केमिस्ट्री में नहीं आएगा, बट इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज वहां पे नाम आया, थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये नोट हो गया सबका? यस सर। तो देखो यहाँ पे एडिशन जब हुआ इनका, जब एक दूसरे के ऊपर ये रखी है तो Sir, your voice is not audible and it is cutting also. के अंदर जाने पे तुमको पता होगा, है ना। और जब बिल्कुल Hello. डिग्री पे होते हैं, है ना, बिल्कुल इसको बोलते हैं आउट फेज, तो ये डिस्ट्रक्टिव में आएगा। तो नेक्स्ट बताऊंगा, ये हो गया। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। Voice is cutting. अच्छा, वॉइस इज कटिंग, ओके। सर प्रीवियस स्लाइड दिखाना है। वन सेकेंड, जब वॉइस क्लियर हो जाए तो बता देना। सर मुझे तो क्लियर ही आ ओ रहा है। आ रहे, हाँ कुछ बच्चों को क्लियर भी आ रहा होगा, कुछ का वहाँ का भी कनेक्शन प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये चीज होती है, कुछ को क्लियर भी आएगा, कुछ आवाज कट के भी आएगी। तो ये थोड़ा सा कनेक्शन अगर बिल्कुल सही होता है तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। Yes, sir. We will try to see, okay? Okay, let's try again. Destructive interference. What is this? When there is out phase, है ना, opposite on opposite
आउट फेज सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव्स। अब आ रही होगी आवाज क्लियर, है ना? अभी तो आ रही है आवाज, अभी मैंने बहुत कुछ इसमें कनेक्ट किया है। When there is out phase, that is opposite and y axis, एक प्लस y axis एक नेगेटिव y axis, then it is called destructive interference. Destructive interference. देखें भाई, देखें, बहुत ही ध्यान से देखना है, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। देखो, एक वेव, एग्जांपल नंबर 1 इसका है, एक वेव ऐसे जा रही थी। देखो, क्रॉस करना है तो अपोजिट डायरेक्शन में वेव्स को डालना पड़ेगा अगर क्रॉस करके बनाना है, और अगर एक साथ ही उनको छोड़ दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं, तो डायरेक्ट हम लोग दिखा सकते हैं। तो एक वेव जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, सबको दिख रहा है। मान लिया इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है, और एक वेव इस डायरेक्शन में आ रही है, इसका एम्पलीट्यूड कितना है, ए है। तो देखा हमने, एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है, एक नेगेटिव वाई एक्सिस पे, तो ये आउट फेज है। अभी क्या है, आउट फेज। और देखना, जब ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे तो 180 डिग्री आउट फेज हो जाएगा। उस समय क्या होगा, ये अभी इधर जा रही है इस डायरेक्शन में, तो अगर ऐसे डायरेक्शन होगी तभी तो क्रॉस करेंगे, है ना? तो ये बिफोर क्रॉसिंग है, बिफोर क्रॉसिंग, दैट इज बिफोर इंटरफियरेंस, that is before interference। ध्यान से देखना, ध्यान से। अब जिस समय ये क्रॉस करेंगे उस समय क्या होगा, ऐसे होगा, और एक इसके नीचे दूसरी वेव बनानी पड़ेगी हमें। एक मिनट, ऐसे। तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये कैंसिल आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल जो वेव मिलेगी वो एक लाइन मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, नो वेव, सब कुछ खत्म हो चुका होगा, एम्पलीट्यूड 0 हो गया। तो ये होगा एट द टाइम ऑफ इंटरफेरेंस, दैट इज ड्यूरिंग इंटरफेरेंस। जिस समय इंटरफेरेंस हो रहा होगा उस समय इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाएंगी ना, एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग। ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो एक दूसरे को क्या कर रही है, कैंसिल कर रही है। तो यहाँ मिलेगा 0 एम्पलीट्यूड, क्योंकि दोनों का ए था, तो एम्पलीट्यूड क्या है, a माइनस ए इज इक्वल टू 0। ये, और जब ये क्रॉस कर चुकी होंगी, आफ्टर क्रॉसिंग क्या होगा, अभी ये दिखाऊंगा। आफ्टर इंटरफेरेंस क्या होगा, जब इंटरफेरेंस हो चुका होगा, जैसे दो ट्रेन्स क्रॉस कर गई जब, जैसे उस तरीके से ये इस डायरेक्शन में आ चुकी होगी। अब ये वाली वेव इधर, और इधर वाली वेव आगे पहुंच चुकी होगी। ये इस डायरेक्शन में गई, ये क्रॉसिंग हो गई। अब क्रॉसिंग हो गई फिर से, तो एट द टाइम ऑफ इंटरफेरेंस, ये हमारा कॉन्सेप्ट लगा। जल्दी से नोट करें इसको। सर बोलो बोलो। सर अगर एक वेव लेफ्ट साइड में जा रही है और दूसरी वेव राइट साइड में जा रही है और दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है और दोनों की लेंथ मतलब जो एम्पलीट्यूड है हाँ वो दोनों हाँ हाँ, तो क्या होगा? तो ये वाला होगा ना, अगर दोनों की सेम है, ये बोल रहे हो ना तुम, ये केस तो हो गया, दोनों ऐड हो गए ना। हाँ ठीक 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 ठीक, है ना। हाँ ठीक है सर।
चलो जल्दी नोट करें भाई, इसको इसको इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगाना यार, बहुत कुछ पढ़ने के अपने पास है। हो गया सर। ये तो बस उसका नाम एक आ गया तो उसके लिए मैंने पढ़ा दिया इसको। देखें तो अगर मान लो कोई एक वेव ऐसी है और एक वेव वैसी है, इन दोनों को अगर हम ऐड कर रहे हैं, ये वेव 1 है, ये वेव 2 है, तो बताओ इनमें कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है? आउट फेज हो रहा है। मान लो इसका एम्पलीट्यूड A1 है, इसका A1 है, इसका A2 है, इसका A2 है, और लेस गिवन है A2 इज ग्रेटर देन A1, तो क्या होगा? जब इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा? जो है छोटी हो जाएगी, तो रिजल्टेंट में नीचे वाली बचेगी छोटी सी, ऐसा ये वेव आ जाएगी। ये रिजल्टेंट क्या होगा? बोलें 2 माइनस A1। समझ में आया भाई? ऊपर वाली वेव जो है वो उससे कंबाइन करेगी तो रिजल्टेंट जो एम्पलीट्यूड है वो कम हो जाएगा। सबसे हो गया ये। सेकेंड जो फेनोमेना था वो क्या था? डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। कितने लोगों को A2 माइनस A1 वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? भाई ये A2 है, ये A1 ऊपर है, तो A2 बचेगा नीचे थोड़ा सा, A2 माइनस A1, A1 तो उसमें से डिक्रीज हो जाएगा, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड्स आएंगे वो A2 माइनस A1 आएंगे। अगर A2 बराबर A1 है देन कोई भी वेव नहीं मिलेगी हमको इंटरफेरेंस के टाइम पे, कंप्लीट वेवलेस हो जाएगा वहां पे। सर पर इंटरफेरेंस के बाद वेव का फिर से नॉर्मल हो जाएगा। यस, अच्छा अच्छा ऐसा नहीं होता कि परमानेंट इफेक्ट है, नहीं, लेकिन अगर इंटरफेरेंस होता रहेगा जहां जब तक, क्योंकि वो वेव्स क्या है एक दूसरे को फिर से रिपीट करती हैं, तो ऐसा हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम या फिर जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे तो वहां पे भी आता है ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है, MOT के अंदर ये चीज आएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, याद रखना। कहाँ पे आएगा? केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। तो रिजल्टेंट जो है वेव्स बनती है इंटरफेरेंस। डिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स क्या होता है? जब कभी भी वेव्स को किसी बैरियर से ऑब्स्टेकल आ जाता है उनके बीच, तो जो वेव्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं? बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। यस सर। देखो मैं इसमें लिख देता हूँ, when waves pass through when waves pass through any barrier or obstacle, then there is bending of waves. There is bending of waves along the corners of the object.
जो ऑब्जेक्ट रखा होगा उसके कॉर्नर से जो है वेव क्या हो जाएगी, बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। जैसे ऐसे जा रही थी वेव, है ना, ऐसे, तो ऐसे मुड़ जाएगी हल्की सी, यहाँ पे अगर कुछ हमने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो इसको नोट करें पहले, फिर मैं समझाता हूं तुम्हें लाइट को कैसे जो है लाइट डिफ्रैक्शन प्रूफ होगा लाइट का। तो फ्रिंजेस एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है, फ्रिंज वाले, उनके अंदर हमने प्रूव कर लेना है कि लाइट जो है वो इंटरफेरेंस शो करती है, बट वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अभी नहीं समझाया जा सकता है, तो सिर्फ हमने पढ़ लिया इंटरफेरेंस होता है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे तो उसके अंदर इंटरफेरेंस दिख जाएगा, है ना। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, यंग स्लिट एक्सपेरिमेंट में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी होता है, डिस्ट्रक्टिव भी होता है, और सबसे बेहतरीन, सबसे जो अच्छा एक उसका डेमोन्स्ट्रेशन है वो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ही है। तो फिजिक्स के अंदर वो तुम्हें सिखाया जाएगा लाइट के बारे में, वहाँ पे वो पढ़ते हैं। क्योंकि अभी बहुत बेसिक से आए हो, 10th से आए हो, तो उसको यहाँ बताना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो कम समझ में आएगा, क्योंकि हमें बेसिक्स फिजिक्स के बहुत कम आते हैं अभी, है ना। तुम लोग तो नहीं पाया जा सकता, पर हाँ याद रखना ये बात कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर इंटरफेरेंस तुम्हें प्रूफ करके दिखाया जाएगा, और इसको तुम घर में भी कर सकते हो। घर में एक डार्क अगर कमरा है, रूम अगर बहुत डार्क रूम है, तो उस डार्क रूम में हम लोग यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उसको करने के लिए हमें क्या लेना होता है, एक ब्लेड लेना होता है, ब्लेड, और उस ब्लेड से हम लोग लाइट पास करानी होती है। तो अभी ये करके नहीं देखना, ये फिजिक्स पढ़ने के बाद करना, अभी इसको ट्राई नहीं करना, इसमें थोड़ा सा ब्लेड होता है तो प्रॉब्लम भी होती है, सेफ्टी कंसर्न होता है। तो उसमें जब तुम अंधेरे कमरे में डालोगे तो तुम्हें फ्रिंजेस दिखेंगी सामने वाली वॉल पे। तो इस एक्सपेरिमेंट को यूट्यूब पे भी देखा जा सकता है, लेकिन ये फिजिक्स थोड़ा पढ़ लोगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो आवाज मेरी क्लियर है सबको? कोई ऐसा तो बीच बीच में बस थोड़ा सा कट रहा है। एक मिनट रुक जाओ। यस, अभी देखना है तुम्हें आवाज कैसी आ रही है, क्लियर आवाज आ रही होगी? हाँ सर ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जल्दी, जितना अपना टाइम है उसमें तो हमने क्लास करनी ही है। देखो अब जैसे मेरे पास, अगर ये हमारे पास एक सोर्स है, लाइट सोर्स, अभी इस लाइट सोर्स को हम लोग बल्ब के टाइप से भी ले सकते हैं कि ये कोई बल्ब है। तो अगर इसके अंदर पार्टिकल नेचर होगा तो इस तरीके से पार्टिकल्स निकलेंगे। और मान लो यहाँ पे कोई बैरियर रखा हुआ है, यहाँ पे क्या रखा है, कोई बैरियर, तो इस बैरियर से पार करके पार्टिकल्स नहीं जा पाएंगे, रुक जाएंगे। तो चूंकि पूरे जगह से ही नहीं जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिलेगी हमको, एक शैडो मिल जाएगी, स्ट्रेट शैडो मिलेगी, बेंट नहीं होगी वो, ये शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट है। और बाकी जो पार्टिकल्स हैं वो हमारे सीधे के सीधे निकल जाएंगे। तरीके से याद रखना। अच्छा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तुमने कभी देखा होगा अपनी शैडो बनते हुए सनलाइट में या बल्ब लाइट में या किसी टॉर्च में, तो हमेशा तुम क्या देखते हो कि जो हमारी शैडो होती है वो बेंट होती है। वो कैसी होती है, मुड़ी हुई होती है। तुम्हारे हाथ के सामने डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा जो लाइट आना बंद हो जाए, उसकी जो शैडो बनती है वो बेंट होती है। कभी भी ट्राई करके देखना, वो हल्की सी क्या होती है, बेंडिंग होती है, उसमें मुड़ी हुई होती है। देखो यहाँ पे
यहाँ पे मैं दो तरीके से समझाता हूँ। जैसे हमारे पास कोई लाइट सोर्स है, तो अगर वेव फॉर्म में आ रही है लाइट, तो मान लो हमने वेव्स को ऐसे दिखाना है, इस तरीके से। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने, जैसे ही इसे क्रॉस, तो वो क्या हो जाएंगी, अपने किनारों पे बेंड होना स्टार्ट कर देंगी। इससे जब वेव पास करेंगी तो ऐसे बेंड हो जाएंगी, ऐसे इस तरीके से बेंड होकर के आगे बढ़ जाएंगी। अब इसके बेंडिंग से क्या फायदा होगा हमें, क्या एक्चुअली इससे कि यहाँ पे जो शेडो मिलेगी वो कैसी मिलेगी, एकदम बेंट शेडो मिलेगी, बेंड हो चुकी होगी। एक्चुअल में ऐसा होता भी है। तो ये प्रूफ करता है कि जो लाइट होती है उसके अंदर वेव नेचर होता है। कॉर्नर्स पे जो है वो क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। समझे? यस सर। ओके, इसको लिख लो जल्दी। इन दोनों में बस ये पार्टिकल और वेव्स का है, और यहाँ पे क्या क्या? यहाँ पे ब्लॉक हो जाती है शेडो इसमें। ये पहला वाला ना ब्लैक। हाँ, ब्लॉक इसमें भी है, इसमें हाँ। लेकिन चूंकि बेंड होती है ना, तो बेंडिंग होने की वजह से ये टिल्टेड हो जाती है। शेडो कैसी हो जाती है, टिल्टेड, मुड़ जाती है हल्की। अरे भाई, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है ना, तो ऐसा नहीं है कि उसकी जो शेडो है वो बिल्कुल उसके नीचे बन रही है, ऐसा नहीं है। वो कैसी बनती है, वो ऐसी बनती है कि ये अगर ऑब्जेक्ट है तो इस तरीके से शेडो बनेगी। जैसे तुमने अपनी 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 शेडो देखी होगी सनलाइट में, किसी लाइट के नीचे। तो हमारा अगर हाथ बिल्कुल सामने भी लाइट के होगा, तो क्या होगा, कॉर्नर से चूंकि मुड़ जाती है लाइट, इसलिए हमारी शेडो जो होगी, जैसे हमने अगर टॉर्च मारी, एक टॉर्च हमने ली और उसमें से इस तरीके से शेडो हम लोग निकाल रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट हमने रखा है, तो क्या होगा, ये वाली तो लाइट रुक जाएगी, लेकिन जो यहाँ से बिल्कुल निकलेगी वो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी। तो उसका जो शेडो हमको मिलता है सामने वॉल पे, मान लो, वो हल्का सा बेंट शेडो मिलता है। कैसा मिलता है, बेंट शेडो मिलता है ऑब्जेक्ट का। तो ये लाइट का नेचर है कि लाइट जो है वो बेंट हो जाती है किनारों पे। समझ गया सर। तो ये याद रखना, इस वाले कॉन्सेप्ट से ज्यादा समझ में आता है। यस। बना लिया है ना। अब देखो, अब प्रूफ हो गया, हेंस लाइट वाज, या अभी भी कंसिडर करते हैं, उस समय भी कंसिडर किया था। देखो, लाइट इज कंसिडर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सर आवाज आपको ब्रेक हो रहा है।
अच्छा आवाज रिकॉर्ड, अच्छा ठीक है बच्चों, रुक जाओ। कोशिश करते हैं। यस, नाउ अब ध्यान देना है तुमको, आवाज मेरी कैसी आ रही है। मैंने एक बार लीव किया था इस मीटिंग को ताकि फिर से कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाए। तो क्या लिखा है, जल्दी जल्दी लिखो साथ में। लाइट इज, हाँ वेरी गुड, लाइट इज considered, okay, considered an electromagnetic wave, ये पॉइंट लिख लो। There is an electric field and a magnetic field in light wave which are mutually perpendicular, which are mutually perpendicular, and these fields are also perpendicular to the direction of propagation of wave, direct propagation of wave। मेरी बात ध्यान सुना, बहुत ही ध्यान से सुनना, याद करना है ये चीज को। अगर लाइट ऐसी जा रही है तो सब बचपन से सुनते हो लाइट एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, सही बात है, लेकिन उसके कंपोनेंट के बारे में नहीं बताया जाता। एक्चुअली उसमें वेव्स होती है, उसमें क्या होती है, वेव्स, ऐसे उसके अंदर वेव नेचर होता है। तो एक होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और इसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर क्या होता है, इसी के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमको अंदर की डायरेक्शन में क्या दिखाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड। क्या दिखाना होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये अंदर वाले प्लेन पे गई है, प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन। एक लोब अंदर जा रहा है, ये लोब, इसको लोब बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव। एक हाफ वेव का जो अपना है वो अंदर की तरफ है, एक बाहर की तरफ है। तो इसके अंदर जो ग्रीन वाला है वो मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है, और लाइट प्रोपेगेट कर रही है इस डायरेक्शन में, लाइट प्रोपगेशन इधर हो रहा है। तो अगर तुम कल से जब भी लाइट देखना, जो सनलाइट है, देखते क्या है, उसको फील करना कि सुबह सुबह सनलाइट आ रही है, तो उसमें ध्यान रखना एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होता है। फील्ड होता है, उसके अंदर करंट नहीं होता है ना, सिर्फ फील्ड उसके अंदर है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। ये याद रखने वाली बात है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसका नाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लाइट है वो एक ईएमआर है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। रेडिएशन का मतलब क्या होता है, एनर्जी का ट्रेवल इन फॉर्म ऑफ वेव। जब कभी भी एनर्जी या फिर कोई हमारे पास पर्टिकुलर पार्टिकल बहुत हाई स्पीड के साथ ट्रेवल करता है तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे इसको रेडिएशन बोला जाएगा। रेडिएशन का मतलब क्या है, ट्रांसमिशन और emission of energy in the form of waves, transmission or emission of energy in the form of waves। yes बच्चे,
सर अगर जो लाइट है उसके पास में अगर हम अपना कोई भी छोटा सा मैग्नेट अगर लेके जाए तो वो कोई डिफ्लेक्शन या कुछ इस तरह का शो नहीं नहीं करेगा? नहीं नहीं, कुछ ऐसा नहीं। सर हाँ, सर मतलब लाइट इज कंसिस्टेड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेव्स वेव्स। हाँ, तो बस लाइट के अंदर बस यही दो चीजें होती है या फिर कुछ और भी होता है? नहीं, दो ही, दो ही, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। इसके अंदर एनर्जी होती है। इसकी एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? इसकी वेवलेंथ पे। इसका लैम्डा है, इसका न्यू है, इसके लिए क्या क्या डिफाइंड है, जल्दी बोलो। सब कुछ डिफाइंड है इसके अंदर। लैम्डा, न्यू, टाइम पीरियड, है ना। अलग अलग लाइट होती है, रेड लाइट, है ना। जो हम लोग लाइट देखते हैं सुबह सुबह, वो कैसी होती है? सारी लाइट्स का मिक्सचर होती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? जो व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट में क्या होता है? रेड लाइट होती है, उसके अंदर ब्लू लाइट होती है, उसके अंदर येलो लाइट होती है ना, ये सारा। और बचपन में तुमने क्या होगा, लेजर यूज किया होगा, या एक ऐसी मोनोक्रोमेटिक लाइट वाली टॉर्च आती है बचपन में खेलने वाली, है ना। उसमें क्या होता है? सिर्फ रेड लाइट निकलती है, देखा है? यस सर। तो जो लाइट है, जो उसके अंदर इस तरीके का है। सर यस, आगे हो सर जाए। लाइट के पास अगर कंपास लेके आए और वो डिफ्लेक्ट ना हो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है एग्जैक्टली? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो वेव्स के फॉर्म में है। वो जो फील्ड है वो ऑसिलेटिंग वेव्स हैं। वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइट की हैं, इनके बारे में स्टडी करने के लिए तुमको वेव्स का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। वेव्स ऐसी होती हैं जो किसी और से इंटरेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। ये वाली मतलब वेव्स, सर अगर कोई और लाइट, मतलब दो तरह की लाइट अगर आपस में टकराएंगी और मतलब एक से ज्यादा कलर्स की जिनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है और जो क्या नाम है मैग्नेटिक फील्ड है वो भी सेम है, हाँ तो हाँ, कोई डिफ्लेक्शन या कुछ इस तरह का या दिखेगा हमें या नहीं दिखेगा? नहीं नहीं, सिर्फ उनका सुपर इम्पोजिशन होगा बस। अगर एक लाइट व्हाइट है, एक लाइट ग्रीन है, इनको तुमने मिलाया तो उनका तो सर चार्ज वो तो वाला कुछ भी उसके अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। उनके अंदर सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आएगा, सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। जो वेव्स का फॉर्म है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है। बट एक्चुअल में अगर कोई मैग्नेट ले जाओ, कोई चार्ज ले जाओ, तो लाइट उसको अफेक्ट नहीं करती है कभी भी, ठीक है। ये याद रखना है। ये जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, या जो हमारे पास ये लाइट्स हैं, लाइट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इंटरेक्शन वाले नहीं है, इंटरेक्ट नहीं करेंगे। अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस होंगी तब ये जो है थोड़ा बहुत इफेक्ट देखने को मिलता है। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसके बारे में तुम लोग फिजिक्स के अंदर तुम लोग को ये क्वेश्चंस जो है राइज करने पड़ेंगे। जब फिजिक्स पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म 12th में, उस समय तुम अपने जो है ये क्वेश्चंस जो है लाओगे हम लोग के सामने, तो वहां पे ये चीजें बताई जाएंगी तुम्हें। अभी के लिए याद रखो कि नहीं, सिंपल आंसर यही है कि अगर नॉर्मल कोई मैग्नेटिक फील्ड लाएं, या कोई मैग्नेट लाएं, या कोई चार्ज लाएं इलेक्ट्रिक, तो उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिर्फ नाम याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब हमें पता है लाइट की स्पीड क्या होगी। बताओ, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यस, करेक्ट। ये स्पीड लाइट की है। ये एक्चुअली वैक्यूम में स्पीड है, लेकिन जो हमारे पास एयर होगा उसके अंदर भी हम लोग इतनी मानेंगे। एयर के अंदर भी इतना, इसकी वैल्यू हम लोग चेंज नहीं करेंगे। एक्चुअल में जब किसी मीडियम से लाइट पास करती है तो उसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाती है। फिजिक्स के अंदर तुम्हें पढ़ाया जाएगा। बट यहाँ पे चूंकि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट्स में हम लोग जो लाइट की स्पीड होती है वो वैक्यूम के अंदर या नॉर्मल जो पोजिशंस हैं उनके अंदर हम लोग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही मानते हैं, ठीक है। तो ये चीज होती है। नेक्स्ट देखो, अब हम लोग बात करेंगे
अगर c स्पीड है तो c इक्वल टू न्यू लैम्डा एक फॉर्मूला बनेगा। c क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट, न्यू क्या होगा? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट वेव, और लैम्डा क्या होगा? वेवलेंथ ऑफ लाइट वेव। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो कई टाइप का होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत सारे टाइप का हो जाता है। जैसे उसमें तुम्हारी सनलाइट आ जाएगी, दैट इज हमारी विजिबल लाइट आ जाएगी। विजिबल लाइट है, सनलाइट में विजिबल लाइट है, उसमें इंफ्रारेड है सनलाइट में, उसके अंदर यूवी है, अल्ट्रावायलेट। कितने लोग को पता है अल्ट्रावायलेट? पढ़ा ही होगा। उसके अंदर एक्स रेज जो है, सनलाइट में तो नहीं होता है बट एक्स रेज जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं वो सिर्फ एनर्जी कैरी करते हैं, उनके अंदर कोई मास नहीं होता है। ठीक है, गामा रेज हैं, रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं। रेडियो वेव्स से हम लोग जो है सिग्नल्स पास करते हैं, सिग्नल्स उसके थ्रू जाते हैं। जैसे रेडियो जो हम लोग सुनते हैं वो, फिर जो हम लोग कॉलिंग करते हैं स्मार्टफोन से, वो सारे रेडियो सिग्नल्स होते हैं। माइक्रोवेव्स जो है, माइक्रोवेव ओवन होता है, उसमें यूज होता है। छोटे छोटे जो सिटीज होते हैं, जैसे अपना इंडिया नहीं, जो दुबई है, सऊदी है, अमेरिका में बहुत जगह है, कनाडा में है, बहुत जगह माइक्रोवेव से हम लोग 2G 3G 4G 5G तक यूज कर सकते हैं। माइक्रोवेव्स का उसमें भी काम आता है। उससे कम रेंज में अच्छा नेटवर्क देने के लिए माइक्रोवेव यूज किया जाता है। ज्यादा रेंज में हमको ले जाकर यूज करना पड़ेगा, और अगर कम रेंज में अच्छा नेटवर्क देना है तो माइक्रोवेव यूज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें इसके अंदर हो जाती हैं। सर ये वेव इसके जो आपने बताई माइक्रोवेव और मैक्रोवेव, ये हमें मतलब नुकसान ही पहुंचाएंगी? हाँ, नुक्स बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एनर्जी के हिसाब से वेरी गुड। एनर्जी देखो, अल्ट्रावायलेट के से ज्यादा जो एनर्जी वाली है, मैं उसका एक उसकी मैं वो लिखाने वाला हूँ, एक टेबल टाइप का बनवाऊंगा, या एक कह सकते हैं ऑर्डर एक लिखाऊंगा। उस ऑर्डर के अंदर तुम देख लोगे कि कौन सी वाली हमको अफेक्ट ज्यादा करेंगी, कौन सी वाली हमें नुकसान। क्योंकि रेडियो वेव्स की वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, उनकी एनर्जी बहुत कम होती है, इसलिए रेडियो वेव्स साइंटिफिकली हम लोग को नुकसान नहीं करती हैं। लेकिन बहुत सारे एनजीओज हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं जो हर बार ये बात उठाते रहते हैं कि जो रेडियो वेव्स हैं वो ह्यूमन जीन्स को, डीएनए को अफेक्ट करते हैं, बट उसका साइंटिफिक रिजल्ट अभी तक कोई साइंटिस्ट नहीं दे पाए हैं। आपस में उनमें खुद भी बहुत ज्यादा इसके बीच कंफ्यूजन है कि क्या रेडियो वेव्स जो हम लोग इतना ज्यादा मोबाइल फोन यूज करते हैं, क्या एक्चुअल में वो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं। तो न्यूरॉन्स जो है, जो अपने माइंड ब्रेन के अंदर होते हैं, उनमें इनका इफेक्ट कभी कभी देखा गया है, बाकी ज्यादा बॉडी पे इसका इफेक्ट नहीं देखा गया। चूंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज्यादा कम होती है, ये हमारी बॉडी को पेनिट्रेट करके नहीं जा पाती है। रेडियो वेव्स बहुत जल्दी मुड़ जाती हैं, लेकिन अल्ट्रावायलेट हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। यस, एनसीईआरटी इज ए वेरी गुड बुक फॉर द रेफरेंस, तो प्लीज ओनली रेफर एनसीईआरटी फॉर थ्योरेटिकल पार्ट, एंड फॉर कैलकुलेशन के लिए हम लोग नरेंद्र अवस्थी बुक तुमको बताएंगे। एक बुक है जिसका नाम है नरेंद्र अवस्थी, ये फिजिकल केमिस्ट्री के लिए बुक तुम लोग ले लेना। अभी इसका पीडीएफ शेयर करूंगा मैं ग्रुप पे 1-2 दिन में, है ना, उससे सॉल्व करेंगे आगे चल के। एन अवस्थी इसको बोलते हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री की न्यूमेरिकल की बुक है, तो ये जिसको नहीं पता है वो लिख ले। चलो, अब मैं तुमको पूरा जो है एनर्जी का डायग्राम बनाता हूँ, इसका एनर्जी ऑर्डर बनाता हूँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड wavelength
ऑफ EMR। EMR का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव्स। तो हमारे पास बहुत टाइप के EMRs हैं, तो हमें याद रखना है सबसे जो ज़्यादा एनर्जी होती है वो कॉस्मिक रेज की होती है। कॉस्मोस के बारे में कभी तुम यूट्यूब पे देख सकते वीडियोस, है ना। फिर आता है गामा रेज, फिर आता है एक्स रेज, उसके बाद आते हैं यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। एनर्जी का ये एनर्जी जो है इस डायरेक्शन में एनर्जी इंक्रीज कर रही है, कॉस्मिक की ज़्यादा है और इधर जाने पे एनर्जी डिक्रीज कर रही है, यूवी रेज। फिर आ जाएगा आपका विजिबल लाइट। इससे भी कम एनर्जी किसकी है? इंफ्रारेड। आजकल देखते होगे इंफ्रारेड का यूज कर रहे हैं कैमराज में, है ना। इंफ्रारेड और माइक्रोवेव्स का घर में यूज किया जाता है खाना पकाने के अंदर, माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं। फिर आ जाता है रेडियो वेव्स, है ना। तो ये इस तरीके से। तो हमारी जो बॉडी है वो इंफ्रारेड रेडिएशन एमिट करती है। गर्मी, हमारी बॉडी से हीट जो है निकलती है इंफ्रारेड रेडिएशन के फॉर्म में, जिसको हम देख नहीं सकते हैं बट फील कर सकते हैं, है ना। सर ये हाँ, क्या? ये वेवलेंथ के हिसाब से रखा है ना, कॉस्मिक गामा, क्योंकि नहीं नहीं, ये वेवलेंथ के हिसाब से ऐसे हो जाएगा, वेवलेंथ के हिसाब से बस उल्टा हो जाएगा। वेवलेंथ एक्चुअली जो है मैं अभी बताता हूँ, मैं तुमको पहले समझा देता हूँ कि कैसे जो है इसमें डिफरेंस आएगा। ये कॉस्मिक रेज है, देखो इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, याद कर लो इसको। ये सीक्वेंस याद होना चाहिए। एनर्जी का दिखा दिया, ये वेवलेंथ का है। तो देखो रेडियो वेव की कितनी कम एनर्जी होती है। जब हमको विजिबल लाइट अफेक्ट नहीं करती, हम उसमें ज्यादातर रहते हैं, हमसे बोला जाता है कि बस यूवी रेस से बचाव करना है। विजिबल लाइट तो विटामिन डी के बनने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें हमको विजिबल लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रारेड भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कोल्ड्स में, सर्दी के दिनों में, विंटर्स के अंदर हमको सनलाइट से एनर्जी मिलती है। यस, रिमोट्स के अंदर, यस वेरी गुड, रिमोट्स के अंदर, टॉयज के अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन यूज किया जाता है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन देखो हमारी आंखें डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, लेकिन अगर यस कैमरा जो है उसके अंदर उसका फोटो लिया जा सकता है। तो कभी वो तुम्हारे करने आएगा तो वो कैमरा का यूज करेगा, क्योंकि कैमरा के अंदर डिटेक्टर लगा होता है इंफ्रारेड का, कई सारे फोन्स में। डॉक्टर जैकेट पहनता है क्योंकि जैकेट एक्सरेज जो हैं वो एक्सरेज बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिव होती है। देखो उसकी जो एनर्जी है वो एनर्जी यूवी रेज से भी ज्यादा है। तो एक्सरेज हमारी बॉडी के सेल्स को पेनिट्रेट कर जाती है, इसलिए हम अंदर की चीजें देख पाते हैं। हम देख पाते हैं बोन्स कहाँ पे ब्रेक हुई हैं, बहुत सारी चीजें हम लोग एक्सरेज से देख पाते हैं। तो एक्चुअल में क्या है, जो एक्सरेज होते हैं और जो सीटी स्कैन्स भी होते हैं, तो एक्सरेज का यूज इसलिए किया जाता है क्योंकि हम अंदर की स्ट्रक्चर, अंदर की जो चीजें हैं उनको देख पाते हैं। एक्सरेज बहुत नुकसान करती हैं, इसलिए उनको बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए दिया जाता है, और उसका एक पर्टिकुलर रेडिएशन होता है जो साल भर में हम लोग ले सकते हैं। उससे ज्यादा रेडिएशन नुकसान ज्यादा करेगा। तो डॉक्टर्स क्योंकि ये काम उनको रोज करना है, इसलिए वो जैकेट का यूज करते हैं, ताकि जब वो किसी भी पेशेंट को एक्सरे कर रहे हो तो उस समय उनको इसका इफेक्ट ना हो, परमानेंट करना है ना। तुमको वो ज्यादा चीजें नहीं पहनाते हैं क्योंकि उनको तो तुम्हारा एक्सरे पहली बात लेना ही है, और तुमको कभी एक्सरे एक दो कराने हैं लाइफ में, ज्यादा एक्सरे नहीं हो तो अच्छी बात है। एक्सरे बॉडी को बहुत ज्यादा डैमेज करेंगे। अगर कोई एक्सरे के सामने बैठा दिया गया तो कुछ ही लगातार अगर बैठा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, इतना ज्यादा रेडिएशन होगा। वो जो हमारे डीएनएज है उनके सेल्स को, हमारी जो सेल्स हैं उनको डैमेज कर देंगे, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। इसलिए देखो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए प्रणव जो है एक्सरे किया जाता है, उसके बाद एक्सरे हटा लिया जाता है। जो गामा रेज होती हैं, वो गामा रेज जो है वो बताओ कहाँ निकलती हैं गामा रेज? रेडियो एक्टिव डिके में। इसलिए जो एटॉमिक बॉम्ब्स हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब्स हैं,
है ना, जो एटम बम्स है, उनसे जो डिस्ट्रक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उनमें गामा रेज निकलते जिनकी एनर्जी एक्सरेज से भी ज्यादा होती है। तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आदमी गायब हो जाएगा, एनर्जी में चेंज हो जाएगा, उसका पता भी नहीं चलेगा। तो तुमने पढ़ा होगा हिरोशिमा नागासाकी जो था, आज ही की डेट थी 6 और 7 अगस्त ऑलमोस्ट थी, उसमें जो है फर्स्ट टाइम बॉम्बिंग की गई थी एटम बम से। तो एक दिन के अंदर 1,40,000 लोग मरे थे हिरोशिमा में, है ना। तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है गामा रेज से। और कॉस्मिक रेज जो हैं वो हमारे अर्थ तक ज्यादा नहीं आ पाती, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर सकती है कॉस्मिक रेज। उनमें सबसे ज्यादा एनर्जी होती है, बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं वो। तो तुमको यहाँ पे देखो, जो भी रेज हमको मिली उनका हमने काम कर लिया। एक्स रेज से हमने अंदर की चीजें पता कर ली, यूवी रेज से हम लोग फिल्टर पानी जो होता है उसमें यूज करते हैं। कितने लोगों ने पता किया है कि जो वाटर फिल्टर होता है उसमें यूवी रेज यूज किया जाता है? सबने देखा होगा, है ना, हाँ एक सर। इतनी बड़ी ट्यूब लगी होती है। अभी आजकल ऐसा भी आ रहा था कि यस, प्लेट टेकन, प्लेट बिल्कुल रखते हैं, यस। देखो, जो हम लोग एक प्लेट रखते हैं, बस उसका काम होता है कि जो फाइनल जो हमारे पास रेस जा रहे हैं उसको रोक ले, क्योंकि कहीं पे जाके तो उसको रुकना पड़ेगा, उसका जो प्रिंट है वो उसी पे आता है। जो प्लेट है वो एक्चुअल में उस पूरी जो रेज है उनको कलेक्ट करता है। तो उसमें ये उसको पार, तुम्हारी बॉडी से पार करके वो हवा में नहीं छोड़ सकते ना, पता ही नहीं चलेगा कलेक्ट कहाँ किया। रेस को कलेक्ट भी तो करना पड़ेगा बच्चे, प्लेट पे रेस कलेक्ट हो जाती है, उससे पता चलता है कि ये जो है प्रॉपर। जेनेटिक म्यूटेशन गामा रेज कर सकती है, जेनेटिक म्यूटेशन गामा रेज बहुत ज्यादा कर सकती है। एक्स रेज से कहीं ना कहीं पे हो सकता है उससे भी, क्योंकि वो भी सेल को, जो सेल को डैमेज करेगा वो म्यूटेशन कर सकता है। म्यूटेशन बहुत ज्यादा होता है, म्यूटेंट्स जो है जो म्यूटेशन हो जाता है उसकी वजह से लगभग हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, 200 ईयर्स, 100 ईयर, 200 ईयर, बहुत सालों तक उसका इफेक्ट रहता है ना। म्यूटेशन तो गैसेस से भी हो सकता है। भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें अभी तक म्यूटेशन है। हिरोशिमा नागासाकी जो है उसमें अभी तक म्यूटेशन है। जो वहाँ के किड्स जो बॉर्न होते हैं उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उनके अंदर, है ना, ये सारी चीजें। चलो, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीजें तुमको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीजों का पता होना। तो अब हम एक तुमको बाद में बताने जा रहा हूँ कि एनर्जी जो है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन is directly proportional to its frequency, is directly proportional to 1, that is inversely proportional to lambda. So अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज करती है, और अगर लैम्डा इंक्रीज करते हैं एनर्जी इंक्रीज करती है। इसकी एनर्जी उसका लैम्डा कम होगा, क्योंकि कॉस्मिक रेज की एनर्जी ज्यादा है इसलिए लैम्डा से कम है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे तुमको ये दिखाना चाहूंगा क्या रेंज होती है, थोड़ा सा रेंज भी याद करना चाहिए। सबसे पहले मैं गामा रेज बना देता हूँ, फिर एक्स रेज, सर आवाज नहीं आ रही। तो देखें,
मैं क्या लिख रहा था, मैं एनर्जी एक ऑफ बार, EMR. हाँ कॉपी कर लिया था कि नहीं किया था। E प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, E प्रोपोर्शनल टू 1 लैम्डा होता है। E इज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो अगर हम लोग न्यू बढ़ाएंगे, अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, और अगर तुम लैम्डा बढ़ाओगे तो एनर्जी डिक्रीज करेगी। इतना तो याद ही रख लो। उसके बाद देखना, हाँ तो नेक्स्ट क्या है, अगर मैं गामा रेज, एक्स रेज, इन सबको एक इस तरीके से लिस्ट में बनाऊं, उसके बाद आएगा एक्स रेज, उसके बाद बताओ क्या आएगा, यूवी रेज। देखो कॉस्मिक को मैंने कॉस्मिक चूंकि को कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, रेडियो एक्टिव डिके तक में गामा देखने को मिल सकता है। तो हमने लिखा पहले गामा, एक्स, यूवी, फिर विजिबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है विजिबल, इंफ्रारेड, फिर बताओ क्या आएगा, माइक्रोवेव, फिर आएगा रेडियो वेव। थोड़ा सा मैं लैम्डा तुमको सिखाने वाला हूँ इसमें। सर लैम्डा की वैल्यूज ये बोलो बोलो। सर एक बार आप ये वाला पेज दोबारा से आप बता दोगे, मेरा नेट क्या ट्रैप हो बच्चे गया। आप एक बार ही दोबारा से ये क्या बोल पेज, रहे हो, नहीं सुना जी। मैं कह रहा हूँ आप एक बार ही दोबारा से ये हाँ पेज रिपीट, रिपीट कर दीजिए। हाँ ओके रिपीट कर दो इसको ना। हाँ मैं क्या बोल रहा हूँ, ई प्रोपोर्शनल टू न्यू है, मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी। न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो भाई ये देखना है तुम्हें, जब हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगी, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू न्यू है, और वी नो दैट C इक्वल टू न्यू लैम्डा। सो लैम्डा इज C अपॉन न्यू, वेयर C इज कांस्टेंट। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज कांस्टेंट। सो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यू है। सो इफ E लैम्डा, ये चीज तो में आ गई तुम्हें ना। अब न्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि प्रोपोर्शनल तो न्यू बढ़ाओगे तो ई भी बढ़ेगा, अगर लैम्डा बढ़ाओगे कौन लैम्डा डिक्रीज करेगा तो ई भी डिक्रीज। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाता है, लैम्डा बढ़ाने पे ई डिक्रीज करता है। तो अब मैं इनके अंदर है लिखने वाला हूं, देखो वेवलेंथ की रीडिंग याद करनी थोड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे जो गामा रेज होंगी उनकी जो लिमिट क्या आएगी, वो 10⁴ एंगस्ट्रॉम। अब बोल रहा हूँ वो सुनाई दे रहा है, 10⁻⁻⁴ एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर्स, ये होता है। तो -4 एंगस्ट्रॉम से कम है वेवलेंथ, तो क्या हो जाएगा, हमारा गामा रेज हो जाएगा। हाँ हेलो, देखें ध्यान दें, हाँ जी। तो इस पूरी पहले लिख रहा हूं मैं, उसमें कुछ अभी ऐसा, जब तक आवाज क्लियर हो जाएगी मैं उसको सही करता हूँ, तब तक तुम लोग लिख लो, नोट करो इसको, समझाऊंगा मैं, कोई बात नहीं।
या इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, तो 1 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 1 एंगस्ट्रॉम से कम पे आसपास उसके रहेगा, ठीक है, यूवी रेज। और जो विजिबल लाइट है, विजिबल लाइट, वो तुमको याद रखनी है, स्पेसिफिक याद रखनी है। इसके अंदर कितने कलर होते हैं बताओ? विबग्योर कितने कलर होते हैं? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, विबग्योर। तो वायलेट से भी ज्यादा एनर्जी, इसलिए बोला अल्ट्रा वायलेट। क्या बोला? अल्ट्रा वायलेट। ये वायलेट जो होता है, इसकी तुमको याद रखनी फ्रीक्वेंसी 4000 एंगस्ट्रॉम याद रखनी है, और इधर याद रखनी 7500 एंगस्ट्रॉम। इससे जो भी छोटी होंगी सारी यूवी रेज में आ जाएंगी। ये एनसीईआरटी के बेसिस पे मैंने बताया है। एक्चुअल जो बुक्स के अंदर रहेगा या इंटरनेशनल बुक्स फॉलो करोगे तो 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। बट चूंकि ये याद रखना आसान है, इसलिए मैंने 4000 से 7500 कर दिया एज पर एनसीईआरटी। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ये वाला याद रख पाओ तो ज्यादा अच्छा है। दोनों याद रख लो। ये जो इंटरनेशनल बुक्स हैं, जो रेफरेंस बुक्स होती हैं और एनसीईआरटी के अलावा, उनके अंदर 3800 टू 7800 एंगस्ट्रॉम तक दिया रहता है। इंफ्रारेड वाला जो आएगा इससे कम पे आ जाएगा वो। ठीक है, तो ये अपना इसके बीच, और इससे भी ज्यादा पे हमको क्या मिलेंगी? रेडियो वेव्स 1 मीटर के आसपास। सर इसमें 1 आपने कॉस्मिक तो मीटर। दिखाई नहीं। क्या सर क्या आपने बोल रहे इसमें बच्चे? कॉस्मिक तो दिखाई नहीं सर आपने। हाँ, कॉस्मिक कॉस्मिक नहीं दिखाई क्योंकि उसका यूज है नहीं। कॉस्मिक अगर दिखाना है ना तो इसके बाद कॉस्मिक होगी, है ना बच्चा? इसके भी बाद होगा। So your voice is not good. हाँ, ये सबने ले लिया है। अब मैं आगे चलता हूँ। तो सिर्फ विजिबल का याद रखना है तुम्हें। विजिबल क्या हो गया, बाकी क्वेश्चन क्लियर रहेगा। विबग्योर, विबग्योर में बताओ एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी है? वायलेट की। किसकी ज्यादा है? रेड की। किसकी ज्यादा?
तो विबिग्योर जो देखना है तुम्हें बहुत ही ध्यान से देखना है। क्या है विबिग्योर? वायलेट, सबको याद होना चाहिए। इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है। अच्छा, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? वायलेट वाले की। इसलिए ब्लू लाइट से अवॉइड करना चाहिए। मोबाइल फोन्स में एप्स भी आते हैं, तो लिखता है ब्लू लाइट फिल्टर, आई कंफर्ट, ये सारे फीचर्स दिए जाते हैं जिससे कि ब्लू लाइट हमारी आंख में कम जाए और आंखों पे इफेक्ट कम पड़े, उन पे नुकसान कम हो जाए। कितने लोगों ने ब्लू लाइट फिल्टर यूज किया होगा? बहुत सारे लोगों ने यूज किया होगा। कई बार उससे रात में आराम मिलता है देखने में। जैसे तुम क्लास कर रहे हो, अभी रूम बंद है तुम्हारा, या फिर कभी कुछ असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हो, पढ़ रहे हो, उसमें तो काफी छोटा छोटा लिखा होता है, तो ब्लू लाइट फिल्टर यूज करके काफी आसान हो जाता है। तो वायलेट जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी वाला है और उसकी फ्रीक्वेंसी भी सबसे ज्यादा रहेगी, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। फ्रीक्वेंसी भी किसकी ज्यादा रहेगी? वायलेट की। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी ऊपर बढ़ेंगी, न्यू एंड ई ऊपर बढ़ेगा और लैम्डा नीचे बढ़ेगा। रेंज क्या है? रेंज ऑफ न्यू क्या है? 4 into 10 to power 14 hertz to 7.5 into 10 to power 14 hertz। यहां देखो R कितना है? रेड वाले की जो है सबसे कम फ्रीक्वेंसी है और विबिग्योर वाले की सबसे ज्यादा है, वायलेट की, सॉरी। हमें कितने को फॉर्मूला याद है? वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे एक क्वेश्चन देने जा रहा हूं मैं, इसको सॉल्व करेंगे। सबने लिख लिया? सर एक मिनट। चल देखो, an electromagnetic radiation wave is five angstrom. Find the of this EMR. आंसर्स जल्दी से आंसर्स आने चाहिए। So we know that 1 angstrom is equal to 10 to power minus 10 meters. We have to change the unit. यूनिट MKS में लेना ज्यादा ऐसे सवालों में। SI यूनिट। सर 3 into 10 की पावर 18। अच्छा देखते हैं, चलो पहले लिखो लैम्डा कितना है। या नहीं, गलत हो गया। सही कर लो, सही कर लो। नहीं सर गलत है, मैंने 5 तो लिखा ही, 5 का किया नहीं था।
58. ये फॉर्मूला सबको याद है? कमेंट करो, आंसर्स कमेंट करो जल्दी जल्दी, एवरीवन। यूनिट, यूनिट के साथ, यूनिट के साथ, यूनिट बोलो, हर्ट्ज और सेकेंड इनवर्स। देखो नेक्स्ट सवाल दे रहा हूं। The wavelength range of the visible spectrum ये तुम्हारा आइस का सवाल है, इन क्लास एग्जांपल से। ये आज का लास्ट सवाल है, ज्यादा तुम लोग को टाइम नहीं लूंगा मैं, बस इसको आंसर दे दो। हम लोग ट्राई करेंगे हमारी क्लास कुछ पहले हो जाए, क्योंकि शाम के टाइम पे ये नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत आता है। बट दिन में मैंने 3 क्लासेज और ली आज, उनमें ये प्रॉब्लम नहीं आया। ये चौथी क्लास है जिसमें प्रॉब्लम आ रहा है, फर्स्ट 3 में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सर वो 1 नैनोमीटर है या 1 मिलीमीटर है? अच्छा, mm लिख दिया मैंने, नैनोमीटर है बच्चा। 1 मिनट सही कर। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है, एनसीईआरटी की बुकलेट में दिया है ये। सर 4 into 10 raised to 14 to 7.5 into 10 raised to 14 hertz. आ गया आंसर, आ गया। हाँ। तो भाई जिसका लैम्डा कम है उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी। सही बात है कि नहीं? -9 होता है, सबको याद होना चाहिए। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू -9 मीटर। देखो थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन किया है, समझ आना चाहिए तुमको।
देखते रहना। 25 तो 1 आगे लिख देता हूँ, चलो आगे लिख देता हूँ। जीरो 0.04 14। कितने लोग की कैलकुलेशन फास्ट है? क्या किसी को डाउट? नो डाउट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सर सी स्पीड ऑफ लाइट है ना? हाँ, स्पीड ऑफ लाइट सब कहीं सेम रहेगी, वो हाँ सर। EMR का लाइट का। C is the speed of EMR. C is the speed of EMR. ओके सर। ओके गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो बाय है ना, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम लोग। होमवर्क कर लेना भाई, होमवर्क ग्रुप पे डालूंगा मैं, ठीक है।